गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेशु चौधरी। वेलकम बैक टू यूनाइटेड जंक्शन। मैं आपको अब जीएसटी का आगे पढ़ाने वाली हूँ। पहले पार्ट में हमने किया था जीएसटी का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ठीक है, जीएसटी के एडवांटेजेस क्या थे, और हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे CGST, SGST, UTGST, वाइल रेजिंग इनवॉइस कैसे होता है। देखो, IGST कब लगता है, CGST कब लगता है और SGST कब लगता है, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि IGST लगेगा, CGST लगेगा, SGST लगेगा, वो हम देखेंगे ऐसे। देखो बच्चों, कैसे देखते हैं। मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने वाई को सेल करी, ठीक है। मिस्टर एक्स यूपी का है, मिस्टर वाई भी यूपी का है, ठीक है। जब सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन, जिस स्टेट का सप्लायर है, ठीक है, उसी स्टेट में रेसिपिएंट है, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इसे बोला जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। जहाँ पर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पर हम लगाते हैं CGST प्लस SGST, ठीक है बच्चों। ये होता है हमारा जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, तब हम लगाते हैं CGST और SGST। और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है जब सप्लाई विद इन अ स्टेट होती है। यूपी का बंदा यूपी के बंदे को ही सेल करता है। सप्लायर की लोकेशन और हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में जब होती है उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। और इंट्रा स्टेट में हम लगाते हैं CGST और SGST, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इंटर स्टेट क्या होता है। देखो, मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर वाई है, ओके, ठीक है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने वाई को सेल करी, ठीक है। ये हमारा उत्तराखंड का है और ये हमारा यूपी का है, ठीक है। सप्लायर डिनोट, एस से मैं डिनोट करूँगी सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर हमारा यूके का है और रेसिपिएंट हमारा यूपी का है, तो उस केस में हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है उस पर लगाया जाता है IGST, ठीक है, समझ में आया। जब स्टेट अलग होते हैं, जब सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट होते हैं, उस केस को हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं और उस पर हम एप्लीकेबल करते हैं IGST, ठीक है। और जब हम सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपी वाले को बेचता है, उसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं और उस पर दोनों लगते हैं CGST और SGST। तो ये डिफरेंस होता है CGST SGST में। कब कब लगाएंगे हम, जब हमारी सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तब हम CGST और SGST लगाते हैं। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि डिफरेंट स्टेट के दो बंदे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस केस को हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, जब सेम स्टेट होता है तो उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और हम एप्लीकेबल करते हैं CGST प्लस SGST, ठीक है। जब डिफरेंट स्टेट ट्रांजैक्शन होती है उस पर लगाते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं और उस पर लगाते हैं IGST। तो ध्यान रखना, जब भी कोई बोले कि CGST कब लगता है, तो CGST तब लगता है जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होते हैं, तो हम उस ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं और CGST SGST लगाते हैं। जब हमारा लोकेशन और सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में होते हैं तो हम उसको कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और IGST लगाते हैं,
ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। समझ में आया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होती है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक, अब देखो हमारा जीएसटी यूनियन टेरिटरी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। देखो जीएसटी इन यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी ये है कि सब बच्चों को नहीं पता होता, कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है। यूनियन टेरिटरी देखो क्या होता है, supplies within such union territory central GST will apply to whole of India and hence it would be applicable to all union territories with or without legislature। कहने का मतलब होता है कुछ टेरिटरीज है, कुछ यूनियन टेरिटरी है जो विद और विदाउट लेजिस्लेचर है। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जिनमें से 3 टेरिटरीज ऐसी है जिनका लेजिस्लेचर है, 5 टेरिटरी ऐसी है जिनका लेजिस्लेचर नहीं है। लेजिस्लेचर मतलब कोई मिनिस्टर नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, संभालने वाला नहीं है, तो उनका जो जीएसटी वगैरह है वो रिसीव करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, कि इसकी कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। यूनियन टेरिटरी वालों की कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यूनियन टेरिटरी हमारे देश में 8 है। ठीक है, हमारे देश की 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से 3 यूनियन टेरिटरी की स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन 5 टेरिटरी ऐसी है जिनकी यूनियन टेरिटरी नहीं है। ठीक है, अभी बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। To replicate the law similar to state union territory without legislature, the parliament has the power। ठीक है, parliament has the power article number 246(4) to make such law alternative and president of India may use his general power to formulate such law। क्या बोला है कि जो यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी के जो भी लॉ मेकर होते हैं वो पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, क्योंकि इसकी कोई स्टेट गवर्नमेंट होती नहीं है, तो इसका टैक्स भी कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये अब हैंस लॉ सेम एज सिमिलर टू स्टेट, जो स्टेट पे लगता है वो यूनियन टेरिटरी पे लगता है। कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बाय द पार्लियामेंट द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। अब हमारी यूनियन टेरिटरी के केस में आते कितने हैं, देखो मैंने बोला 2 तरीके की यूनियन टेरिटरी होती है। मैंने बोला एक होती है विद लेजिस्लेचर, ठीक है, एक होती है विदाउट। एक होती है विदाउट, ठीक है। जो विद लेजिस्लेचर है वो 3 है, दिल्ली, ठीक है, पौंडीचेरी, ठीक है, और है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। नोट कर लेना, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका लेजिस्लेचर, जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दिल्ली का तो आपको पता ही है, केजरीवाल साहब है, ठीक है। तो दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 टेरिटरीज ऐसी टेरिटरीज है जिनका लेजिस्लेचर है, ठीक है। और 5 टेरिटरी ऐसी है, 5 टेरिटरी ऐसी है जिनका लेजिस्लेचर नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं उनको। देखो ये रही यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहली है लक्षद्वीप, ठीक है। दूसरी है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लद्दाख और चंडीगढ़। ये 5 लेजिस्लेचर है जिनका विदाउट लेजिस्लेचर होती है। ये 5 यूनियन टेरिटरी है जो विदाउट लेजिस्लेचर होती है। लक्षद्वीप, ठीक है, L4 लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, लद्दाख एंड चंडीगढ़, ठीक है। ये 5 है जिनका नहीं है, सॉरी, जिनका लेजिस्लेचर नहीं है, और जिनका है वो 3 है, वो 3 है। ये दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ऐसी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, जिनका लेजिस्लेचर है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है।
डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन अमेंडेड 30 जून 2020 में 30 जून में इसमें अमेंडमेंट करा गया था। क्या अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट ये था कि जो दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली को एक साथ कर दिया गया था दमन एंड दीव के साथ। पहले ये दोनों अलग अलग थी, दादरा अलग थी, दादरा दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, ये दोनों अलग अलग स्टेट थे। लेकिन अब इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। हैज़ बीन मैनेज इन वन सिंगल, ये लिखा वन सिंगल यूनियन टेरिटरी। और इसके अंदर न्यू ऐड करी गई थी लद्दाख हैज़ बीन मेड यूनियन टेरिटरी। पहले लद्दाख जो थी वो यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं आती थी, लेकिन 30 जून 2020 के बाद लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बना दी गई और दादरा और नागर हवेली दमन एंड दीव को एक साथ वन सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। जो ये होता है यूनियन टेरिटरी में हमारा लेक्चर खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि IGST। IGST इज़ अ मैकेनिज्म टू मॉनिटरिंग द इंटरस्टेट, बोला मैंने, जो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होती है उन्हीं पे IGST लगता है, ठीक है। तो सुनिए, IGST इज़ अ मैकेनिज्म टू मॉनिटरिंग द इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स and ensure that CGST component acquired to the consumer state. It would maintain the integrity of ITC chain in interstate supply. The IGST rate would broadly be equal to CGST rate plus SGST. IGST would be levied and collected by the central government on all interstate transaction of taxable goods and services. इनका कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है, देखो, इनके कहने का मतलब है कि हमारा जो CGST होता है, हमारा जो CGST है प्लस SGST है और IGST है। मान लो हमने कहा कि CGST एप्लीकेबल होता है और CGST ने कहा हम बेचते हैं गुड्स पे रेट जो है वो 5% है, तो IGST में 5% IGST के नाम से टैक्सेबल कर दिया जाता है। लेकिन CGST SGST में क्या होता है, आधा रेवेन्यू जो होता है वो सेंटर का होता है और आधा स्टेट का होता है। तो हम इस रेट को डिवाइड कर देते हैं इक्वल अमाउंट में। 2.5% जाता है हमारा CGST में और 2.5% जाता है IGST में। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देखो उसने क्या बोला है, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ IGST चेन, integrity IGST chain, IGST chain, integrity IGST chain in a interstate supply. The IGST rate would be broadly be equal to CGST and SGST. अमाउंट मैंने बोला 5% है, 5% ही लगेगा दोनों में, बस CGST और SGST को 2.5 में बांट दिया गया है, ठीक है, 2.5 में बांट दिया गया है, बस ये डिफरेंस है। तो यहीं पे यही बोला गया है कि रेट वुड ब्रॉडली भी इक्वल टू CGST रेट प्लस SGST रेट प्लस, तो बन जाता है IGST वुड बी लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब the revenue of interstate sale will not be accrued to the exploiting state and the exporting state will be required to transfer to the central and credit of CGST UTGST used in the payment of IGST, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने वाई को सामान बेचा, गुड्स सोल्ड करा, ठीक है। मिस्टर एक्स भी यूपी का है, मिस्टर वाई भी यूपी का है, ठीक है। तो जब सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो हम क्या लगाते हैं, CGST एंड SGST, ठीक है। अब देखो इन कैसे टैक्स होता है, सेल कितनी करी हमने, 10,000 की सेल करी, जिस पे 5% का रेट था, क्योंकि CGST और SGST लग रहा है तो हम 2.5 बांट लेंगे। CGST 2.5% कितना हो जाएगा, 250,
10,000 पे 2.5% कितना हो जाएगा? 250। SGST 2.5%, 10,000 पे 2.5% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 250। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 10,500, 10,500। 10,500 में हमने मिस्टर एक्स को सामान दिया, मिस्टर एक्स ने 10,000 तो सेल के दिए, गुड्स के दिए, 500 रुपये उसने टैक्स के पे करे वाई को। अब वाई ने एक्स को पैसे पे करे, 10,000 तो सामान से रिलेटेड और 500 रुपये उसने टैक्स के पे करे, 250 CGST और 250 SGST। ठीक है, अब एक्स ने इसकी रिटर्न फाइल कर दी होगी। ठीक है, अब वाई अगर इस सामान को आगे बेचता है, ठीक है, मान लो वाई ने ये सामान बेचा जेड को, सेल कर दिया, सेम स्टेट ही था, जेड भी यूपी का ही था। ठीक है बच्चों, जेड भी यूपी का ही था। तो अब देखो हमने क्या करा, 10,000 का सामान था जिसमें 2,000 का एडिशन ऐड करा। किसने? वाई ने एडिशन ऐड करा। वाई ने इसमें कुछ काम किया होगा और कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करा होगा, तो 2,000 की वैल्यू ऐड कर दी। तो अब कितने का सामान बेचेगा? 12,000 का। 10,000 का 12,000 हो गया। 12,000 पे भी 2.5% CGST जाएगा, 2.5% SGST जाएगा। तो 12,000 पे जब 2.5% लगाएंगे, कैलकुलेट करो, 300 आता है। ठीक है, 300 ऐड करा तो कितनी वैल्यू आ गई टोटल? 12,600। अब देखो तुम्हारे हिसाब से वाई को कितना पे करना चाहिए टैक्स? 300, लेकिन क्योंकि वाई पहले ही 250 पे कर चुका है, 300 में से ये भी तो वाई ने ही पे करा है। वाई ने किसको दिया? एक्स को दिया। अब जब वाई पे करेगा तो वाई क्या दोबारा टैक्स थोड़ी देगा। अब देखो हम देखते हैं इसमें कैसे होता है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ वाई, वाई की आउटपुट टैक्स मतलब कितना पे करने की लायबिलिटी आ रही है? 300। टोटल कितनी आई? 600। CGST की 300, SGST की 300। नीचे जो टेबल बना रखा है ना बच्चों, उसको देखो पर्टिकुलर CGST, SGST और टोटल। तो ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ वाई कितनी बैठ रही है? 300। टोटल कितना? 600। अब ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो आप पहले पे कर चुके ना, पहले आपने जो पे कर चुका है, तो पहले वाई ने कितना पे कर चुका है? 250। अब CGST को CGST से ही माइनस करेंगे, तो CGST की टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 300 और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 250। तो नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 50। 300 देना था, 250 पहले दे चुका है, तो 50 रुपये देने हैं। 300 दे चुका था, मतलब 300 देने हैं, 250 दे चुका था, तो कितने पे करने हैं? 50। ठीक है, सॉरी 50 पे करने हैं आपको, 50 पे करने हैं, फिर टोटल आपको 100 पे करना है। ठीक है, अब देखो अगर आप वैल्यू एडिशन देख के चलो, कितना हुआ? वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 2,000 का हुआ। अब 2,000 पे अगर तुम डायरेक्ट 2.5% लगाओगे तो कितना आएगा? 50 रुपये आएगा, और 5% करोगे तो 100। तो वही बात है, यही बोला है GST में कि GST जो टैक्स लेगा वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेगा, नेक्स्ट वाले से। तो वाई से जो टैक्स लिया गया है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लिया है। वैल्यू एडिशन मतलब 2,000 का जितना हुआ है, कितना टैक्स ले रहा है? 50 ले रहा है। ठीक है, सॉरी 50 ले रहा है। तो यही है, अगर आप वैल्यू एडिशन पे टैक्स लोगे, डायरेक्ट वैल्यू एडिशन पे निकालोगे तो भी इतना ही आएगा, 50-50 आएगा। यही GST की खासियत है कि आपको आगे देखो अब क्या होता है, हम पढ़ेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट क्या होता है। अभी मैंने पढ़ा सेंट्रल स्टेट क्या होता है। जब हम इंट्रा स्टेट करते हैं तो CGST लगता है, तो वही बोला CGST लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ आर द रेवेन्यू सोर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेवेन्यू सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है तब। ठीक है, अब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, CGST लेवी एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेशन नेम दिल्ली एंड पौंडीचेरी। मैंने बोला था ना, इनका जो है स्टेट लेजिस्लेचर है, ये दो जो दिल्ली और पुडुचेरी है, ये है जिनका अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन सप्लाई पे लगता है।
ये रेवेन्यू सोर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट एंड गवर्नमेंट होता है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी goods and service tax levied and collected by union territory without legislature on an intrastate supply of taxable goods and services or both. India is a union of states. The territory of India comprising of the territories of the state and the union territories. Currently there are 28 states and 8 union territory, of which 3 Pondicherry, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर हैव अ लेजिस्लेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ फ्लो ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था 50-50 बांटा जाता है। जब हमारा इंटर स्टेट होता है 50-50% बचता है, और जब IGST लगता है तो 100%, ठीक है, सेंटर को जाता है, स्टेट को जाता है, सॉरी, ठीक है, यही है। आता है वन नेशन वन टैक्स। GST जो है हमारा वन नेशन वन टैक्स है, पूरे इंडिया में लगता है GST। कहीं भी ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है इंडिया में जिस पे GST नहीं लगता। देखो अब GST विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑन 7 जुलाई। पहले क्या हुआ था, जब 1 जुलाई 2017 को GST आया था तो जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सेप्ट नहीं करा था। जम्मू एंड कश्मीर ने बोला था कि हम नहीं GST लगाएंगे, लेकिन 7 जुलाई को क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल पास करा गया था। वॉज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, एम्पावर्ड द स्टेट टू लेवी स्टेट GST ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई इफेक्टिव फ्रॉम, ये रहा बिल पास 7 जुलाई को हुआ था। सॉरी, देखो बिल पास हुआ था हमारा 7 जुलाई को, और 8 जुलाई को फाइनली हमारा GST एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया हो गया था। ये आगे चलो देखिए, आगे हमने देखा ये वन नेशन वन टैक्स लग गया था, तो हम कह सकते हैं 8 जुलाई 2017 से हमारा होल ऑफ इंडिया में लग गया था, और इसे इसलिए वन नेशन एंड वन टैक्स कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम कहाँ थे बच्चों, ये रहा 8 जुलाई 2017 से हमारा एप्लीकेबल हुआ था। A concomitant, the President of India was promulgated to ordinance। ये देखो promulgate, इधर देखो, ये रहा promulgate to ordinance। ordinance का मतलब होता है आदेश या नियम पास होना, रूल, ठीक है, रूल। नेमली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट एक्सटेंड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डिनेंस 2017 द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सटेंड टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डिनेंस 2017 extending the domain of central CGST Act and the integrated CGST Act to the state of Jammu and Kashmir with effect from 8 जुलाई 2017। 8 जुलाई 2017 को ये होल ऑफ इंडिया पे लग गया था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने इसे 8 जुलाई में एक्सेप्ट कर लिया था। विद दिस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ कम पार्ट ऑफ CGST रिजीम मार्केट मेकिंग GST ट्रूली वन नेशन एंड वन टैक्स रिजीम। तो हम कह सकते हैं वन नेशन एंड वन टैक्स। अब ये पूरे इंडिया में GST लगता है होल ऑफ इंडिया में। 8 जुलाई से इफेक्टिव हो गया था। अब यहाँ पे जो है MCQ आ सकता है कि GST एप्लीकेबल कब हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर में लगा था ये 8 जुलाई 2। अब इसे देखो क्या जाता है। नेक्स्ट है ड्यूअल GST मॉडल। ड्यूअल क्यों कहा गया है, क्योंकि स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट इसको साथ साथ चलाती है। कोई भी नियम कानून दोनों गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। इंडियन अडॉप्टेड ड्यूअल GST वेयर टैक्स इम्पोज कनकरेंटली, मतलब एक साथ, कनकरेंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट। CGST इनेक्टेड बाय द स्टेट। CGST लगता है, मतलब सॉरी SGST लगता है, तो वो कौन कलेक्ट करता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। और जो हमारा CGST होता है वो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और IGST भी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा GST ड्यूअल मॉडल है। ठीक है, CGST SGST, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चलाती है। हमने पढ़ा GST का मीनिंग क्या होता है, हमने पढ़ा GST के एडवांटेजेस क्या होते हैं, CGST क्या होता है, SGST CGST कैसे लगता है, किन ट्रांजेक्शन्स पे लगता है। हमने पढ़ा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, ये GST के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि GST को कौन चलाता है। मतलब चलाते तो स्टेट और सेंटर दोनों एक साथ है, लेकिन जो वेबसाइट चलाई जाती है GST की, ऑटोमेटिक होता है सब। जैसे आपने रिटर्न डाली तो आपकी सेल की रिटर्न जाती है, जो सामने वाले बंदे की परचेज बताती है। जैसे मिस्टर एक्स ने सामान बेचा वाई को, तो जब एक्स रिटर्न फाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली वाई का डाटा वहाँ पहुँच जाएगा कि वाई ने एक्स से परचेज़ करा है। तो इस चीज़ को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो फिर कैसे हुआ था, तो उसको हम बोला गया है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बनाया गया। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो होता है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, कंपनीज एक्ट आपको पता है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका सेक्शन 8 कहता है, सेक्शन 8 कहता है कि वो कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो कंपनीज, उनको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 के अंदर आती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाती है। वो कंपनियां जिनका प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ सेवा प्रदान करना होता है, जितना उनका एक्सपेंस होता है उतना ही वो निकालते हैं, वो होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये GSTN जो था, ये एक प्राइवेट संस्था थी, मतलब प्राइवेटली बनाई गई थी। ठीक है, जिसने बनाई थी प्राइवेट था, लेकिन इसका मोटिव ऑफ प्रॉफिट कमाना नहीं था। ठीक है, तो यही बोला गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज़ अ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, प्राइवेट कंपनी थी, टेक्नोलॉजी बैकबोन, ये हमारी टेक्नोलॉजी बैकबोन थी GST की इन इंडिया में GST को टेक्नोलॉजी के थ्रू चलाया जा रहा है, तो ये GST का एक तरीके से बैकबोन है। GST बिना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड गुड्स एंड सर्विस, IGST वुड बी नीड टू रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म अमंग्स द स्टेट एंड सेंटर। अब देखो, हम क्या करते हैं, हम तो अपनी सेल की रिटर्न डाल देते हैं, टैक्स दे देते हैं। अब स्टेट को कितना जाना है, इतना, वो बाइफरगेशन ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे हो जाता है। जब हम GST की रिटर्न फाइल करेंगे ना, जब आप कभी GST की रिटर्न फाइल करोगे तब देखोगे ऑटोमेटिकली हो जाता है। वहाँ पे हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि हमारी इतनी सेल हुई और इस रेट से हम इस पर टैक्स लगाते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। द service backbone which enables capture, processing, exchange of information amongst the stakeholder, including taxpayer, state and central government, according office, bank and RBI. As a result, goods and service tax network has been set up. फाइनली अब ये जो है 100% गवर्नमेंट कंपनी बन गई है। कैबिनेट कंसीडर्ड कन्वर्टिंग GSTN टू गवर्नमेंट एंटिटी ऑन September 26 सितंबर 2018 को ये प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कर दी गई थी। और देखो GSTN वर्क कैसे करता है। GSTN इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, टैक्स पेमेंट एंड क्रेडिट फ्लो क्या होता है। ये बंदा है, मिस्टर ए डीलर है, मिस्टर वाई जो है वो खरीदने वाला है, इसने इसको सेल करी इंट्रा स्टेट अलोंग विद इनवॉइस। ठीक है, इन्होंने जब इसने सेल करी, ठीक है, इसने परचेज करी, तो इसकी सेल की रिटर्न डर गई, किसको जाएगी रिटर्न, GSTN को। ये रहा सेंट्रलाइज एजेंसी GSTN। ठीक है,
रिटर्न फाइल करी गई, रिटर्न एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन सबमिशन, रिटर्न एंड इंफॉर्मेशन सबमिशन दोनों ने फाइल करी। अब जितना टैक्स हमने सीजीएसटी को पे करना था सेंटर को पे कर दिया, मतलब सॉरी स्टेट को पे करना था स्टेट को पे कर दिया, सेंटर को पे करना था सेंटर को जीएसटी पे कर दिया। अब क्या होता है, जो जीएसटीएन होता है इसके पास जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, कितना किसको बेचा, कैसे बेचा, कितना बेचा, किसको बेचा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँच जाती है और ये स्टेट के पास पहुँचाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि जो उसने पेमेंट करी वो गलत तो नहीं करी, ऑटोमेटिकली हो जाता है जो उसने पेमेंट करी है वो गलत तो नहीं करी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन जो इसने भेजी है मतलब टैक्स भेजा है ये मैच करेगी तभी सही होगा, वरना ये गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, इस बंदे को इसने टैक्स पे करा, इसको उसका आईटीसी मिल जाएगा। ये रहा देखो आईटीसी मिल जाएगा। सीजीएसटी और एसटीएसटी ने बोला था ना 300 टैक्स लायबिलिटी बैठी, 250 रुपये जब वो पहले इसको पे कर चुका है, 250 जब वो पहले ही इसको पे कर चुका है, इस पर्सन को ये 250 पहले बेच कर चुका है, तो ये 300 क्यों दे, तो 300 में से माइनस कर दिया जाएगा 250, तो नेट कितना बचा ना, तो इतना पे करना होता है इस पर्सन को, इतने का उसको आईटीसी मिल जाता है। ये रहा सीजीएसटी क्रेडिट अवेल और एसजीएसटी क्रेडिट अवेल, क्रेडिट इसे ही बोला जाता है, ये 250 रुपये। ठीक है, जीएसटीएन हमने पढ़ा, जीएसटीएन कैसे काम करता है। ये परचेज की रिटर्न इसके पास सेल की रिटर्न जाती है गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स पे करता है, जीएसटीएन के पास इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करता है, फिर मैच होता है कि उसने सही करा है कि नहीं करा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जीएसटीएन अपने आप से कलेक्ट करके देख लेता है।